प्रिय विद्यार्थियों, एमए फाइनल इतिहास विषय के विद्यार्थियों हेतु भारतीय कला एवं स्थापत्य के अंतर्गत आज का हमारा अध्ययन बिंदु है सिंधु सभ्यता की कुछ विशेष इमारतें या विशेष भवन या विशेष निर्माण। देखिए, सिंधु सभ्यता में कुछ विशेष भवनों के अवशेष मिले हैं, जैसे मोहनजोदड़ो का महास्नानागार, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अन्नागार, हड़प्पा का प्राकार, लोथल का बंदरगाह और धोलावीरा की बावड़ियाँ। आज के वीडियो में बारी बारी से हम इन विशेष भवनों के स्थापत्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं मोहनजोदड़ो का महास्नानागार। मोहनजोदड़ो में स्तूप टीले के पास एक बड़े सरोवर के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिसे मार्शल महोदय ने महास्नानागार कहा है। इस प्रकार का पक्का सरोवर सिंधु सभ्यता या मोहनजोदड़ो नगर की अपनी एक खुद की विशेषता है। इस स्नान कुंड की लंबाई 39 फीट, चौड़ाई 23 फीट और गहराई 8 फीट है। इसमें स्नान के लिए उतरने के लिए 2 दिशाओं में सीढ़ियां बनी हुई हैं, उत्तर और दक्षिण में। इन सीढ़ियों पर लकड़ी के पट्टे लगाए जाते थे और इन सीढ़ियों की जो सोपान हैं, जो सीढ़ियां हैं, उनकी जो चौड़ाई है वो लगभग 9 इंच है। सरोवर का जो फर्श बना हुआ है वो खड़ी ईंटों से बनाया गया है और इस प्रकार से बनाया गया है कि दीवार में जल का रिसाव ना होने पाए। सरोवर के ऊपरी भाग में 15 फीट चौड़ा भ्रमण पथ है, जिसके चारों ओर कई प्रकोष्ठ बने हुए हैं। इन्हीं में से एक में कुआं बना हुआ था, जिसके जल से इस सरोवर को या स्नानागार का जो कुंड था उसको भरा जाता था। स्नानागार का फर्श दक्षिण पश्चिम की ओर ढालू है और यहीं पर एक इसमें नाली भी बनी हुई है, जिससे इस कुंड का गंदा पानी, जब कभी भी इसकी सफाई करनी होती होगी उनको, तो उस नाली से होकर इसका गंदा पानी बाहर निकाला जाता था। यह नाली निकास के बाद इतनी ऊंची है कि इसमें व्यक्ति खड़े होकर चल सकता है। संभवतः स्नानागार के पास कुछ दुमंजिले कक्ष भी बने हुए थे। अगला जो महत्वपूर्ण निर्माण हमें मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में दिखाई देता है वो है वहाँ के अन्नागार। हड़प्पा से एक बड़े भवन के अवशेष प्राप्त हुए, जिसे अन्नागार के लिए प्रयुक्त किया जाता था। यह अन्नागार 200 फीट लंबा और 150 फीट चौड़ा था और एक ऊंचे चबूतरे पर इसे बनाया गया था। इस भवन की अपनी जो खुद लंबाई थी वह 169 फीट तथा चौड़ाई 135 फीट थी। अर्थात जो अन्नागार था उसकी जो लंबाई थी वो तो थी 169 फीट और चौड़ाई थी 135 फीट, लेकिन जिस चबूतरे पर यह बनाया गया था उसकी लंबाई चौड़ाई थी 200 बाई 150 फीट। इस भवन में 6 कमरे एक दूसरे के सामने 2 पंक्तियों में बने हुए थे और इन दोनों पंक्तियों के बीच में आवागमन के लिए खाली स्थान छोड़ा गया था। इस अन्नागार के कक्षों में अन्न का भंडार किया जाता था। इन कक्षों में छोटी छोटी कम ऊंचाई की दीवारें बनाकर उस पर लकड़ी की कड़ियाँ लगाकर अनाज रखा जाता था। इस भवन से अनाज रखने के बड़े पात्र भी प्राप्त हुए हैं। अन्नागार की ऐसी सुनियोजित व्यवस्था और तत्संबंधी भवन का निर्माण कुशल प्रशासन तंत्र का प्रमाण है। मोहनजोदड़ो से भी इस प्रकार के अन्नागार के अवशेष मिले हैं। प्राय पुरातत्ववेताओं ने यह अनुमान किया है कि सिंधु युग में संभवतः परवर्ती परंपरा के अनुसार अन्न के रूप में कर वसूल किया जाता था। एक अन्य स्थान लोथल से भी अन्नागार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला जो महत्वपूर्ण निर्माण मोहनजोदड़ो में हमें दिखाई देता है वो था वहाँ का सभा भवन।
यहाँ से सभा भवन, एक विशाल सभा भवन के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं, जो महास्नानागार के निकट ही बना हुआ है। ये भवन 80 बाई 80 फीट के आकार में बना हुआ था। इसकी छत ईंटों से निर्मित 20 स्तंभों पर टिकी हुई थी। इस भवन का प्रयोग किस रूप में किया जाता था, इसके संबंध में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग विचार हैं। जैसे मैके ने कहा है कि वहाँ सामूहिक बाजार लगता था, लेकिन एक दूसरे विद्वान दीक्षित महोदय का अनुमान है कि यहाँ पर धार्मिक वाद विवाद के लिए लोग इकट्ठे होते थे। लेकिन सैंधव सभ्यता की प्रकृति को देखते हुए ये दोनों ही अनुमान सत्य प्रतीत नहीं होते हैं। सैंधव जन चाहे राजतंत्र में विश्वास करते हों या प्रजातंत्र में अथवा धर्मतंत्र में, लेकिन इस प्रकार के भवन का सभा भवन के रूप में प्रयोग अधिक उचित लगता है। ऐतिहासिक काल में भी पाटलिपुत्र में इस प्रकार के भवन के अवशेष प्राप्त होते हैं। मोहनजोदड़ो में संभवतः पत्थर की कमी के कारण इसके स्तंभ ईंटों से बनाए गए। यही भवन यदि धोलावीरा में निर्मित हुआ होता तो वहाँ निश्चित रूप से इसमें पत्थर का इस्तेमाल किया गया होता, क्योंकि गोल स्तंभ हमें धोलावीरा में पत्थर के गोल स्तंभ उत्खनन में प्राप्त हुए हैं। अगला जो महत्वपूर्ण निर्माण है वो है लोथल की गोदी। लोथल से पक्की ईंटों की बनी हुई एक 14 मीटर लंबा और 36 मीटर चौड़ाई का एक ढांचा मिला है। राव महोदय ने इसकी पहचान बंदरगाह के गोदी से की है, जहाँ पर कृत्रिम रूप से जल को इकट्ठा करके भारी नौकाओं से माल उतारा और चढ़ाया जाता था। इस गोदी की जो गहराई है वो लगभग 3.5 मीटर है। राव महोदय के अनुसार इसकी उत्तरी दीवार में 12 मीटर चौड़ा प्रवेश द्वार था, जिसमें नौकाओं का आवागमन होता था। यह मार्ग भोगवा नदी से जुड़ा हुआ था, जिसके जल से गोदी को भरा जाता था। इस गोदी की दक्षिणी दीवार में 1 मीटर चौड़ी नाली जल की निकासी के लिए बनी है। यहाँ पर ईंटों के बीच खांचे मिले हैं, जो इस तथ्य के संकेत हैं कि यहाँ पर लकड़ी का कपाट लगा हुआ था, जिसे आवश्यकता अनुसार उठाया और गिराया जा सकता था। राव महोदय के अनुसार लोथल की गोदी फिनीशिया और रोम की गोदियों से अधिक विकसित थी। कुछ विद्वानों ने इसे गोदी न मानकर कुंड माना है, जिसमें लॉरेंस लैंसनिक नामक विद्वान का नाम उल्लेखनीय है। अब अगला जो महत्वपूर्ण निर्माण है यहाँ का वो है दुर्ग का प्राकार अर्थात 4 दीवारी। प्राय हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में दुर्ग की रक्षा के लिए मिट्टी और ईंटों से बना विशाल परकोटा हमें प्राप्त होता है। पुरातत्ववेताओं का अनुमान है कि प्रारंभ में इसके निर्माण का उद्देश्य नगर को बाढ़ के पानी से बचाना था। स्थापत्य की दृष्टि से इसकी रचना महत्वपूर्ण है। यह परकोटा जैसा हड़प्पा के अवशेषों से स्पष्ट है कि नीचे से चौड़ा लगभग 10 फीट और ऊपर से संकरा होता गया है। इसकी अधिकतम ऊंचाई 35 फीट तक पाई गई है। इसके निर्माण में मिट्टी और कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है, परंतु बाहरी प्राचीर पर पक्की ईंटों के आवरण भी निर्मित मिले हैं। इस प्रकार के स्थान स्थान पर इस प्राकार में या इस दीवार में स्थान स्थान पर चौकोर बुर्ज बनाए गए थे। हड़प्पा में दुर्ग के चारों ओर बने प्राकार में प्रमुख द्वार उत्तर की ओर था। परवर्ती युग में पश्चिमी द्वार को बंद कर दिया गया। मोहनजोदड़ो तथा अन्य नगरों में भी रक्षा प्राचीर के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं, परंतु उनकी स्थापत्य रचना हड़प्पा के समान नहीं है। ऐतिहासिक युग में हड़प्पा प्राकार परंपरा के विकास के प्रमाण हमें कौशाम्बी से प्राप्त होते हैं। अब आज के वीडियो में जो अंतिम बिंदु है वो है धोलावीरा की बावड़ियाँ। कुछ दशक पूर्व तक यह विश्वास किया जाता था कि सैंधव सभ्यता में भवन निर्माण के लिए पत्थर का प्रयोग नहीं हुआ है, परंतु धोलावीरा के उत्खनन के बाद यह मान्यता खंडित हो चुकी है। यहाँ से अनेक स्थानों पर वास्तु निर्माण में न केवल सफ़ेद पत्थर का प्रयोग हुआ है,
बल्कि भूतल में भी पत्थरों को काटकर पानी एकत्र करने के लिए बावड़ियाँ या तालाब बनाए गए हैं। यहाँ के उत्खनन ने सैंधव सभ्यता की विशेषताओं में यह एक नया तथ्य जोड़ा है। गुजरात और राजस्थान में बावड़ियाँ बनाने की परंपरा बहुत प्राचीन रही है। ऐतिहासिक युग में बनी बावड़ियों तो कला और स्थापत्य के सुंदर उदाहरण हैं, लेकिन अब इस परंपरा का इतिहास पूरा ऐतिहासिक युग से प्रारंभ हो गया है। इसी संदर्भ में बनवाली की पारिखा का उल्लेख भी महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।